बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि बिल्डर और डेवलपर इनकी जो इनकम है उस पे इनकम टैक्स किस तरह से एप्लीकेबल है और वो किस तरह से जमा करवाएंगे। अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आप तक लेटेस्ट जो वीडियोज़ है वो पहुँचती रहें। तो टॉपिक की तरफ आते हैं। इस वक्त बिल्डर और डेवलपर जो है इनको दो डिफरेंट इनकम टैक्स की रजीम जो है वो अवेलेबल हैं। एक रजीम है नॉर्मल टैक्स लाइबिलिटी की, जो कि इस अभी जो ऑर्डिनेंस आया है इससे पहले भी अवेलेबल थी और अभी भी अवेलेबल हैं। और दूसरा, इस ऑर्डिनेंस के तहत फ़िक्स टैक्स की जो रजीम है वो इंट्रोड्यूस करवाई गई है। तो जो फ़िक्स टैक्स की रजीम है ये लॉ में पहले भी प्रोवाइडेड थी, इसको फिर ख़त्म कर दिया गया, अब दोबारा लेके आए गए हैं। लेकिन अब जो फ़िक्स टैक्स की स्कीम आई है इसमें काफ़ी कंडीशन अटैच की गई हैं। तो जो फ़िक्स टैक्स की स्कीम है ये ऑटोमेटिक नहीं है। कोई भी जो बिल्डर या डेवलपर है अगर वो इसको ऑप्ट करना चाहता है, वो चाहता है कि मैं फ़िक्स टैक्स जो स्कीम है अपने जो मेरा प्रोजेक्ट है उसकी इनकम को इसमें टैक्स करवाना है, तो उसके लिए कुछ कंडीशन हैं। पहला तो ये कौन कौन सा प्रोजेक्ट इसमें कवर हो सकता है। तो कोई भी जो जब ये ऑर्डिनेंस आया है जो 17/4/2020 को आया है, उस डेट में कोई भी आपका कंस्ट्रक्शन का या डेवलपमेंट का इनकम्प्लीट अगर प्रोजेक्ट है तो वो इसमें कवर हो सकता है। दूसरा, जब ये ऑर्डिनेंस आया है उससे लेके 31 दिसंबर 2020 तक अगर कोई आप नया प्रोजेक्ट शुरू करते हैं तो वो न्यू प्रोजेक्ट भी इसमें कवर हो सकता है। अच्छा, फिर तीसरा ये है कि इन दोनों केसेस में आप अपना जो प्रोजेक्ट है उसको FBI की साइट के ऊपर जाके रजिस्टर करवाएं। और ये जो दो प्रोजेक्ट हैं एग्जिस्टिंग या न्यू, ये आप इसको कंप्लीट करना होगा 30/9/2022 तक। तो ये कंडीशंस अगर पूरी होती हैं तो अगर आप चाहते हैं कि आप अपना जो प्रोजेक्ट है उसको फ़िक्स टैक्स में लेके जाएं तो आप लेके जा सकते हैं। और उसकी जो टैक्सेशन होगी वह वर्कआउट करेंगे जो फिक्स रेट दिए गए हैं 11th स्केड्यूल में, जो कि एरिया और शहर के हवाले से है। कि जो बिल्डिंग अगर आप बना रहे हैं तो उसमें रेजिडेंशियल के अलग रेट हैं और कमर्शियल बिल्डिंग के अलग रेट दिए गए हैं। जितने भी जो टैक्स रेट्स इसमें दिए गए हैं मैं उसकी पिक्चर लेके तो वीडियो के कमेंट में ऐड कर दूंगा ताकि आप उसको रेट वहाँ से देख सकें। अच्छा, तो जो भी आपका प्रोजेक्ट होगा वो रेट आप मल्टीप्लाई करके तो आपके प्रोजेक्ट की लाइबिलिटी आएगी। उस लाइबिलिटी को आपने जितना आपका पीरियड है प्रोजेक्ट का उसको भी डिवाइड करेंगे और आपके पास 1 साल की लाइबिलिटी आ जाएगी। जो प्रोजेक्ट की लाइफ है, जो पीरियड है, वो अगर एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है तो उसमें 3 साल से ज़्यादा नहीं हो सकती, और अगर आपका न्यू प्रोजेक्ट है तो वो 2.5 साल से ज़्यादा नहीं हो सकती। जो आपका न्यू प्रोजेक्ट होगा उसमें जब आप लाइबिलिटी वर्कआउट करेंगे तो टैक्स ये 2019 तक जो परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन के हिसाब से आप टैक्स पे किया हुआ है उसकी एडजस्टमेंट आप उसमें कर सकते हैं। तो जो लाइबिलिटी आप वर्कआउट करेंगे जो 2020 का टैक्स ईयर है वो तो आपने अपनी जो रिटर्न जब फाइल करेंगे उसमें जमा करवानी होगी। लेकिन जो 2021 से ऑनवर्ड आपकी टैक्स लाइबिलिटी होगी वो आपने क्वार्टरली जमा करवानी है, यानी कि एडवांस टैक्स की प्रोविजन आप पे एप्लीकेबल होंगी। जो भी आपने 1 साल की लाइबिलिटी वर्कआउट की उसको डिवाइड बाय 4 करके तो हर क्वार्टर की लाइबिलिटी आप जमा करवाएंगे। अच्छा, जब ये लाइबिलिटी आप वर्कआउट कर रहे होंगे तो इस जो प्रोजेक्ट इसमें लेके आएंगे उस प्रोजेक्ट की इनकम किसी और हेड ऑफ इनकम में ऐड नहीं हो सकती, और उसके ऊपर जो मिनिमम टैक्स है टर्नआउट टैक्स वो भी एप्लीकेबल नहीं होगा। और अगर आप कंपनी में ये काम कर रहे हैं तो कंपनी में एक मिनिमम टैक्स होता है अल्टरनेट कॉर्पोरेट टैक्स, वो भी इस पर एप्लीकेबल नहीं होगा। फिर ये है कि जब आप लाइबिलिटी ये वर्कआउट करेंगे फिक्स रेट से तो इसमें आपको कोई टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा, कोई आपको एक्सपेंडिचर अलाउ नहीं होगा। सिंपल आपका जो एरिया है मल्टीप्लाई करेंगे जो आपका फिक्स रेट है तो आपकी लाइबिलिटी वर्कआउट हो जाएगी। अच्छा, सिर्फ एक आपको इसमें एडजस्टमेंट की इजाज़त है, वो ये है कि जब लैंड आप परचेज अगर करते हैं और उसमें आपने अंडर सेक्शन 236 जो आपने कोई टैक्स पे किया होगा तो वो आप उसकी एडजस्टमेंट ले सकते हैं। उसके अलावा आपको इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं मिलेगी। अच्छा, फिर ये जो प्रोजेक्ट है अगर आप कर रहे हैं जो नया पाकिस्तान हाउसिंग सोसाइटी है जो स्मॉल जो हाउसेज हैं उसके लिए तो आपको 90% की फर्दर रिडक्शन भी मिल जाएगी। जो भी इसका आपकी जो जब आपने टैक्स पे कर दिया तो इसकी जो आपकी इनकम है वो अपनी वेल्थ में आप ऐड कर सकते हैं, अपनी बुक्स में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। लेकिन उसकी भी एक लिमिट है। उसकी लिमिट ये है कि जो आपने टैक्स पे किया होगा फिक्स टैक्स उसका 10 टाइम्स, यानी अगर आपने लेट से 10 लाख रुपये टैक्स जमा करवाया है तो उसका 10 टाइम 1 करोड़ रुपया, तो इतना प्रॉफिट तो आप अपनी वेल्थ में या अपनी बुक्स में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। उससे ज़्यादा जो आपका प्रॉफिट होगा वो आप अपनी बुक्स में यानी वो इसमें कवर नहीं होगा।
तो अपेरेंटली ये है कि उसके ऊपर जो एक्सेस प्रॉफिट है वो नॉर्मल टैक्स रजीम में जाएगा और उसकी जो प्रोविजन है वो एप्लीकेबल होंगी। जो आबाद के कुछ लोग हैं या जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर से रेलेवेंट हैं उनका ख्याल ये है कि शायद जो एक्सेस जो आपका प्रॉफिट है उस पर भी आप जो फिक्स रेट से जो टैक्स बनता है उस प्रोपोर्शन से उस पर भी टैक्स जमा करवाएं तो उसको इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। बट जब तक FBR से कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आती तो हमारा ये ख्याल है कि ये जो एक्सेस प्रॉफिट है उस पर नॉर्मल टैक्स जो है वही एप्लीकेबल होगा। तो जब प्रोजेक्ट इसमें क्योंकि कंप्लीशन की बात है तो प्रोजेक्ट कब कंप्लीट तस्वर होगा, उसमें अगर आप बिल्डर हैं तो जो आपका मैप अप्रूविंग अथॉरिटी है वो या नेस्पाक वो सर्टिफाई करे कि 30/9/2022 तक आपका ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया है तो वो आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट तस्वर होगा। और अगर आप डेवलपर हैं तो उस केस में जो मैप अप्रूविंग अथॉरिटी है या नेस्पाक वो ये सर्टिफाई करे कि आपका जो लैंडस्केपिंग है और 50% ऑफ जो रोड्स हैं उनका जो सब ग्रेड लेवल तक की कंप्लीशन है, प्लस जो QCR रेटेड फॉर्म FBR नोटिफाई करे इस पर्पज़ के लिए वो ये सर्टिफाई करे कि 50% आपके प्लाट बिक गए हैं और 40% उसकी जो सेल प्रोसीड है वो आ चुकी है। और ये कंडीशन पूरी होंगी तो ये कंसिडर किया जाएगा कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट हो गया है। तो फिक्स टैक्स के रेलेवेंट ये चीज़ें इसमें आपने अगर फिक्स टैक्स में आना है तो आपको ये सारी कंडीशन पूरी करनी होगी। अच्छा, फिर जब ये जो रिलीफ पैकेज आया तो इसमें कुछ एक्स्ट्रा रिलीफ दिए गए हैं इस सेक्टर को। उसमें यह है एक बड़ा रिलीफ है विद होल्डिंग का कि पहले अगर आप कोई भी प्रोजेक्ट कर रहे होते थे तो जितना मटेरियल आप परचेज़ करते थे उसके ऊपर आपको विद होल्डिंग टैक्स काटना होता था। और विद होल्डिंग क्योंकि लोग कटवाते नहीं हैं, वो कहते हैं प्राइस में ऐड कर लें, तो अल्टीमेटली आपकी कास्ट बढ़ रही होती थी। तो अब ये कहा गया है कि स्टील और सीमेंट के अलावा जितना मटेरियल आप परचेज़ करेंगे उस पर विद होल्डिंग नहीं करेंगे। इसके अलावा कुछ सर्टन सर्विसेज हैं वो अगर आप नॉन कॉर्पोरेट सेक्टर से लेंगे तो उस पर भी विद होल्डिंग नहीं होगी। इसके अलावा जो प्रोजेक्ट आप फिक्स टैक्स स्कीम में लेके आएंगे और कंपनी अगर डिविडेंड पे करती है उसमें से तो उस डिविडेंड के ऊपर भी टैक्स विद होल्ड नहीं करेगी। और फिर एक बड़ा जो रिलीफ है वो है कि इम्यूनिटी दी गई है, जो कह लें कि एमनेस्टी दी गई है सेक्शन 111 से। सेक्शन 111 ये कहता है कि अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, आप कोई एसेट परचेज करते हैं, कोई एक्सपेंस करते हैं तो FBR को ये इख्तियार है कि वो उससे आपसे उसका सोर्स पूछेगा ये पैसे आए कहाँ से। तो कुछ एग्जामेशन दी गई हैं कि कुछ इन्वेस्टमेंट अगर आप न्यू प्रोजेक्ट एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो कवर नहीं होगी। अगर न्यू प्रोजेक्ट में आप पैसा लगा रहे हैं तो उसमें जो आपको सेक्शन 111 से इम्यूनिटी मिल सकती है, लेकिन उसकी कुछ कंडीशन हैं। अगर आप सोल प्रोप्राइटर हैं तो अगर आप कैश जमा करा रहे हैं, आपके पास कहते हैं कैश है, इम्यूनिटी अवेल करनी है, तो वो पैसा आपने एक नया बैंक अकाउंट ओपन करके उसमें 31/12/2020 तक जमा करवाना होगा। और अगर आप कहते हैं कि मेरे पास प्लाट है वो मैंने इस पर्पज़ के लिए यूज़ करना है तो वो जो प्लाट है वो जब ये ऑर्डिनेंस आया है 17/4/2020 को उस वक्त आपके नाम होना चाहिए। अगर उस वक्त आपके नाम प्लाट नहीं था तो वो इसमें कवर नहीं होगा। फिर इसमें अगर कंपनी और AOP है उसमें अगर आप इम्यूनिटी अवेल करना चाहते हैं तो वो कंपनी या AOP वो जो इस ऑर्डिनेंस की डेट के बाद 31 दिसंबर 2020 इस पीरियड के दरमियान में रजिस्टर हो, सिंगल ऑब्जेक्ट बिल्डर या डेवलपर हो उसका, और वो कंपनीज एक्ट या पार्टनरशिप एक्ट के तहत आप रजिस्टर करवाएं। इसमें भी अगर आप कहते हैं कि मेरे पास कैश है वो इन्वेस्टमेंट शो करना चाहते हैं, उसकी इम्यूनिटी अवेल करना चाहते हैं तो वो क्रॉस बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट के थ्रू आप AOP या कंपनी के बैंक अकाउंट में जमा करवाएंगे। और अगर लैंड आप देना चाहते हैं तो वो लैंड पहले तो आपके नाम होनी चाहिए 17/4/2020 को। अगर उसके बाद आप वो लैंड आप परचेज करते हैं उसमें इम्यूनिटी अवेलेबल नहीं होगी तो वो आपको उस रेट को नाम होनी चाहिए। और 31/12/2020 तक आप AOP या कंपनी के नाम वो लैंड ट्रांसफ़र करते हैं तो उसके ऊपर भी आप इम्यूनिटी अवेल कर सकते हैं। तो आई होप कि जो बिल्डर और डेवलपर है उसकी जो टैक्सेशन है और इस जो कंस्ट्रक्शन रिलीफ पैकेज है इसमें जो उसको मराहत दी गई हैं वो मैंने इसमें कवर की हैं। तो अगर आप समझते हैं कि ये वीडियो कोई इससे आपको बेनिफिट हुआ है तो अपने दोस्त और हल्का बाद में इसको शेयर करें ताकि बाकी लोगों से भी बेनिफिट हो सके। कोशिश करें कि जो टॉपिक्स हैं जो ज़्यादा लोगों को इफ़ेक्ट कर रहे हैं उस पर आगे वीडियो बनाई जाए। अगर आपकी भी कोई सजेशन है तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।